नमस्कार दोस्तों। मैं अवस पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज 6 तारीख के करंट अफेयर देखेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा और कोई भी फीडबैक हो तो ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो पहला न्यूज़ देखते हैं। डिक्लाइनिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि आजकल जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हो, जैसे WHO हो गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन UN एज ए होल हो गया, ठीक है, और आप WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, तो इन सभी इंस्टीट्यूशंस को देखा जा रहा है कि कैसे इनकी क्रेडिबिलिटी डाउन डाउन हो रही है। आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक, IMF ये ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहे जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन बने थे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 1945 में, और साथ ही साथ ये दोनों इंस्टीट्यूशन जो हैं एक माने जाते थे कि ग्लोबली कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके लिए हेल्प करेंगे। लेकिन आज आपको पता है कि IMF किस तरीके से मनमानी तरीके से सभी देशों को लोन देता है अपने शर्तों पे। मेनली क्या होता है, IMF का मतलब US है, वर्ल्ड बैंक का मतलब यूरोप है, ठीक है। और लगभग इन सभी इंस्टीट्यूशन में आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। आपको पता है WTO में अभी तक जो एपिलिएट बॉडी है, ठीक है, जिसकी एपिलिएट बॉडी है, इसके जजेस को अपॉइंट नहीं किया जा सका। अभी तक इसके जजेस अपॉइंट नहीं हो पाए हैं। क्यों? क्योंकि US जो है, USA ब्लॉक कर देता है, ठीक है, USA ब्लॉक कर देता है। तो इसके चक्कर में ये समझ में आता है कि जो भी वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन है उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन हो रही है। कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ऐसा क्या देखने को मिला हाल ही के दिनों में। आपको पता है कि कैसे ही पहला एग्जांपल ले लेते हैं कि रशिया का पैसा, जो भी बॉन्ड में रशिया ने खरीद रखा था US का, जो भी रशिया का गोल्ड था या फिर रशिया का कोई भी एसेट, कैसे इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ने सीज कर दिया, क्योंकि रशिया की लड़ाई यूक्रेन से थी। अब रशिया यूक्रेन की आपस की लड़ाई थी, तो इन सभी इंस्टीट्यूशन की सब क्या करने की ज़रूरत थी। रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम होता है ना, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, जैसे इंडिया का UPI है, जैसे ग्लोबली स्विफ्ट काम करता है, ठीक है, इंडिया में भी स्विफ्ट काम करता है। ये मैसेजिंग कम्युनिकेशन, जो बैंक होते हैं ना, बैंक्स होते हैं, ये एक बैंक दूसरे बैंक से एक मैसेजिंग और कम्युनिकेशन का काम करता है थ्रू स्विफ्ट सिस्टम। ओके, तो इससे रशिया को हटा दिया गया। और दूसरे एग्जांपल कुछ देख लेते हैं, जैसे डिसफंक्शनल, एक हो गया कि बायसनेस, ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ने डबल स्टैंडर्ड दिखाया अपना। दूसरा डिसफंक्शनल, ठीक है, तो आपने कोई एग्जांपल मैंने दे दिया, WTO डिसफंक्शनल है, मनमानी तरीके से काम हो रहा है। नॉन रिप्रेजेंटेटिव है क्या, जैसे कि UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा पॉपुलेशन इंडिया का है, ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कभी भी 2-3 साल में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री सुपर पावर है, ठीक है, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया को लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ माना जाता है, ग्लोबल साउथ। येट मैं ये अभी तक कह सकता हूँ कि इंडिया को UNSC का परमानेंट सीट नहीं मिला। P5 में कोई जगह, P5 P6 अभी तक नहीं हो सका है। तो क्या ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का एक और ऐसा रवैया नहीं है, क्रेडिबिलिटी कम नहीं हो रही है, ठीक है। इसी के कंपैरिजन में आप देख सकते हो ब्रिक्स आ चुका है, ठीक है, जो ग्लोबल, जो रीजनल अलग से अपने जो ब्लॉक बन रखे हैं, ब्रिक्स है, आसियान है, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये अल्टरनेटिव के रूप में खड़े हो रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके, अभी इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, आगे एक टॉपिक है इसी पे। तो ये डिक्लाइनिंग क्रेडिबिलिटी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का इंडिया का इस पे भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। कैसे इंडिया अपने सॉफ्ट पावर को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, अपने सॉफ्ट पावर को, जैसे कल्चरली, जैसे आप जानते ही हैं इंडिया कैसे लाइन ऑफ क्रेडिट इशू करता है मालदीव को, ठीक है, मालदीव को, श्रीलंका को। इंडिया मिलिट्री
सुपर पावर है ही है। आपको पता है जो ऑपरेशन चलाए गए हैं इंडियन ओशन में, ये कैसे नेवीज़ ने अपने हमारी नेवी ने जो पायरेट्स होते हैं, जो समुद्री डाकूज होते हैं, उनसे कई देशों को छुटकारा दिलाया है। ठीक है, एक रीजनल पावर हाउस के रूप में इंडिया जाना जाता है। तो इस तरीके से इंडिया की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है इस समय। एक अल्टरनेट प्रेजेंट कर सकता है, जैसे यूपीआई देख लीजिए। ठीक है, ये ग्लोबली एक स्विफ्ट का अल्टरनेटिव हो सकता है। तो इंडिया ऐसे क्राइसिस में उसको लेवरेज लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है। ठीक है, इसमें इंडिया, ये देखिए एशिया की रैंकिंग है, याद रखिएगा एशिया की रैंकिंग है। और इसमें आप ये मत समझ लीजिएगा कि वर्ल्ड रैंकिंग आती है, वर्ल्ड की रैंकिंग आती है। सॉरी, थोड़ा गला खराब था। ओके, तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आपको बता दूं, अभी जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट रैंक यूनिवर्सिटी को रैंकिंग मिली है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। ओके, दूसरे नंबर पे है पेकिंग यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, भारत को जो सबसे बेस्ट है, ऐसे ऐसे आते हैं 59 पे है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली है। भारत का सबसे बेस्ट कौन सा है? आईआईटी दिल्ली है। ओके, और इस बार जो कवरेज लिया गया है लगभग 1529 यानी 1529 यूनिवर्सिटीज़ का कवरेज लिया गया था। इसके जो मैं अचीवमेंट बता सकूं भारत के, जो मैं अचीवमेंट ग्रोथ की बात करूं अगर मैं इस तरीके से, तो ग्राफ देखेंगे। ठीक है, ग्राफ अगर आप देखेंगे तो 2014, ठीक है सॉरी 2016 से लेके 2026 तक, ये 26 की रैंकिंग है ना। 2016 के भारत की सिर्फ 24 यूनिवर्सिटीज़ ऐसे थी जो टॉप में आई थी, मतलब इसके रैंकिंग में आई थी। इस समय कितनी ली गई हैं? 294। ठीक है, तो भारत सरकार के नए जितने भी इनिशिएटिव लाए गए हैं, आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। ठीक है, और 2020 का नए तरीके से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क चेंज हुआ, इनोवेशन पे ध्यान दिया गया, नए तरीके से इनोवेशन पे ध्यान दिया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, आपको पता होगा इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस 2017 में आया था। इसमें जो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ अपने भारत में है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको फाइनेंसिंग की जाएगी। ठीक है, और ताकि ये ग्लोबल स्टेटस अचीव कर सकें, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ का टक्कर दे सकें, मेनली सिंपल भाषा में कहें। ठीक है, रूसा आया। रूसा क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में लॉन्च हुआ था, इसने अपना योगदान दिया। स्वयं पोर्टल, इन सबको हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट करके आप लिख सकते हो। स्वयं पोर्टल ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया। ठीक है, पोर्टल ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। तो ऐसे कई आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ओके, अच्छा क्राइटेरिया क्या है? इसके लगभग 11 क्राइटेरिया में दिया जाता है। QS1 इसके तो 11 इंडिकेटर्स हैं, सॉरी इसके क्राइटेरिया 11 इंडिकेटर्स हैं। मैं एक दो बता दे रहा हूँ, सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। एकेडमिक रेपुटेशन देखा जाता है, एम्प्लॉयर का रेपुटेशन देखा जाता है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कैसा है। ठीक है, इसको देखा जाता है। तो लगभग, अच्छा ये रैंकिंग कौन देती है? QS, इसको क्वैकरली साइमंड्स, ये एक एनालिटिकल फर्म है। ठीक है, एनालिटिकल फर्म है। कहाँ पे? यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में है। ओके, तो ये जो है यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग देता है और बताता है कि कैसे, मेनली जो ये रैंकिंग आती है ना, इसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, इसको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ सभी बहुत से ऐसे रैंकिंग आती है जहाँ पे ये समझ में आता है कि हाँ ये बायस हो सकता है, लेकिन QS की जो रैंकिंग होती है ना, इसको हर कोई एक्सेप्ट करता है। रेलवे सेफ्टी इन इंडिया की बात हो रही है मेनली। आपको पता है बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं, अभी हाल ही में कुछ एक्सीडेंट हुए हैं, जिसके चलते एक अलार्मिंग सिचुएशन आ चुकी है भारत में कि क्या रेलवे कितना सेफ़ है, आपका रेलवे कितना सेफ़ है। ठीक है, इसको लेकर हर जगह डिस्कशन होते रहे हैं। आपको पता है, एक अगर डेटा पे जाएं हम लोग,
ठीक है। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि पहले 135 2014 के आसपास 135 कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट देखने को मिलते थे, ठीक है। मतलब सीरीज बाय सीरीज जो एक्सीडेंट और कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन जो एक्सीडेंट होते थे 135 से 31 हो चुका 2024-25 से। आप इसको नोट कर सकते हो डेटा को, ठीक है। मगर क्या ये सही है? हाँ, डेटा तो हिसाब से सही है, लेकिन फिर भी जो अगर 31 जो एक्सीडेंट हो रहा है ना, ये काफ़ी खतरनाक तरीके से हो रहा है। हाँ, कुछ रीजंस, क्या रीजन हो सकते हैं? रीजंस क्या हो सकते हैं, इसको देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्या रीजन हो सकते हैं? पहला, डीरेलमेंट। ओके, डीरेलमेंट मतलब ट्रेन पटरी से उतर जा रही है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस 2022 का केस था, बहुत फेमस केस था, काफ़ी लोग मरे थे। सिग्नलिंग एरर, सिग्नलिंग एरर, गलत सिग्नल दे रहे हैं, रेड की जगह ग्रीन दे दिए, ट्रेन आगे बढ़ गई, एक्सीडेंट हो गया। एग्जाम्पल कंचनजंगा असम में, ठीक है। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, कब हुआ था सर? 2024 में ही हुआ था। सिग्नलिंग एरर की प्रॉब्लम आती है, ओके। ऑपरेशनल मिस्टेक्स हो जाते हैं कुछ, कभी कभी ऑपरेशनल मिस्टेक्स होते हैं। मोस्ट फेमस आप देख सकते हैं, ट्रेन के ऊपर ट्रेन चढ़ गई थी, कहाँ पे? कोरोमंडल एक्सप्रेस, उड़ीसा में जो नहीं एक्सीडेंट हुआ था, कोरोमंडल एक्सप्रेस एक्सीडेंट हुआ था, कब? 2023 में। बहुत लोग, मतलब कि काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, काफ़ी लोग मर गए थे। तो डीरेलमेंट है, सिग्नलिंग एरर है, ठीक है। ऑपरेशनल मिस्टेक्स हैं, वो अदर केसेस देखे हुए जाते हैं, जैसे क्या? लेवल क्रॉसिंग, ठीक है। लेवल क्रॉसिंग, लोग सड़क पार करने लगते हैं बिना किसी वजहों के। वेदर फैक्टर की वजह कुछ हो सकती है, उनका ख़राब मौसम के कारण दिखता नहीं है, ठीक है। ड्राइवर फटीग, ड्राइवर सो गया, थका आ रहा, लगातार ट्रेन चला आ रहा है। फायर एक्सीडेंट, ठीक है। आपको पता, सिलेंडर लेके लोग ट्रेन के डिब्बे में ही खाना बनाना पकाना चालू कर देंगे, चाय बनाने लगेंगे, चिल्ला समोसा छानना लगेंगे, तो ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इन सबों को टैकल करने की ज़रूरत है। कई इनिशिएटिव्स लिए गए इसकी सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है। जैसे कि उन सब की बात करते हैं, क्या जो स्टेप्स लिए गए, ठीक है। राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष 2017 में बना था। ये जो क्रिटिकल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं रेलवे के, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में, उसको अपग्रेड करने के लिए लाया गया, ठीक है। इसके अंदर कुछ पैसे डाले गए कि रेलवे के कुछ ऐसे एसेट्स हैं उसको अपग्रेड कीजिए, ओके। कमीशन, रेलवे सेफ्टी के लिए कमीशन बनाया गया, रेलवे सेफ्टी के लिए कमीशन बनाया गया, बहुत फेमस के 2014 का विवेक डेब्रॉय कमेटी, ठीक है। इनके कुछ रिकमेंडेशन थे, जैसे कि जो सर्विसेज जो वो सर्विसेज है स्टेशन की, उसको प्राइवेटाइज कर दीजिए। रेलवे बोर्ड्स हैं उसमें डिसेंट्रलाइज कर दीजिए उसको, ठीक है। और ऐसे कई उन्होंने अपने रिकमेंडेशन दिए। विवेक देबराव कमेटी 2014, ठीक है, इसको नाम याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम आया, ठीक है। जो अपने पटरियाँ देखते हैं वैसे पटरियाँ चेंज होती हैं, तो इसी को इंटरलॉक करने के लिए कवच सिस्टम, कवच, एक ही पटरी पे अगर दो ट्रेन ऐसा आ रही हैं तो अपने आप कुछ दूरी पे, 1 किलोमीटर की दूरी पे ट्रेन की, दोनों ट्रेन के इंजन बंद हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो ये सिस्टम लाया गया। तो ये देखा गया कि रेलवे के लिए कैसे काफ़ी सुरक्षा और सेफ्टी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे लोगों को ख़त्म हो जा रहे हैं बिना कोई किसी कारण से ही। क्यों? क्योंकि रेलवे एक्सीडेंट हो जा रहा है, ओके। एक्सपोर्ट ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल, ठीक है। मेनली है क्या चीज़, आप एक एजेंसी का नाम सुने होंगे, एपेडा, ठीक है। एपेडा का काम क्या है? आपके जो भी एक्सपोर्ट, एक बता दे, एपेडा फुल फॉर्म बता दें, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड
फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एपेटा एक्ट आया था 1985 में, इसके तहत बना था। ठीक है, तो ये जो फोर्टिफाइड है राइस, ठीक है, क्या है इसमें, क्या विटामिन B12, ठीक है, B12 और बाकी जितने विटामिन सॉरी आयरन, फोलिक एसिड किस रेशियो में मिलाए जाते हैं। मान लीजिए 100 दाना है चावल का, उसमें 1 दाना मिला दो। ठीक है, उल्टा लिख दिया क्या, 1:100 रेशियो, मतलब 10 kg चावल में 100 ग्राम। ठीक है, एक काफ़ी अच्छे तरीके से मिलाया जाता है, ताकि ऐसा ना रहे कि 100 ग्राम में 5 ग्राम का कंसंट्रेशन आपको 100 ग्राम में मिल जाए, तो ऐसा नहीं दिया, मतलब काफ़ी अच्छे से मिलाया जाता है। मेनली होता क्या है कि जो ये सब विटामिन होते हैं ना, इनको एक्सट्रूशन टेक्नोलॉजी भारत में है। इसके तहत वो विटामिन को चावल का ही शेप दे दिया जाता है। ठीक है, चावल का शेप उसी में मिला दिया गया, ढेर सारे चावल हैं, उसी को इसी में मिला दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा ये अलग है क्या, आप उसी बीच में खा लोगे आराम से, तो आपको जाके ये फ़ायदा करेगा। तो हुआ क्या है, मेनली एपेटा ने पहली बार फर्स्ट टाइम हुआ है क्या, 12 मीट्रिक टन, ठीक है, जो ये राइस है FRK फोर्टिफाइड राइस कर्नल, ठीक है, 45 FRK, इसको एक्सपोर्ट किया कहाँ से, छत्तीसगढ़ से कोस्टरिका को। ठीक है, कोस्टरिका कहाँ पे है, ये लैटिन अमेरिका, जानते हैं ना, लैटिन अमेरिका, वहाँ उस देश का जो सेंट्रल अमेरिका कह दीजिए, सेंट्रल अमेरिका जहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको उसी के पास है, आप मैप में देख सकते हो। तो वहाँ पे एक्सपोर्ट किया, ठीक है, किसने, एपेटा ने। इससे आपने इसके जो फीचर्स क्या है आपको पता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट होता है इससे, जो विटामिन ब्लेंडिंग आपको मैंने बता ही दिया किस रेशियो में इसकी ब्लेंडिंग होती है, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी मीट करते हैं। ओके, एपेटा क्या है, एपेटा मैंने आपको बता ही दिया कि एक कितनी अच्छी संस्था है। 1985 एपेटा एक्ट 1985 के तहत जितने भी एक्सपोर्ट भारत के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, कौन से, प्रोसेस्ड, ठीक है, ऐसे नहीं कि कच्चा आलू बेचने लगेंगे, जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट उसके एक्सपोर्ट में हेल्प करेगा कौन, एपेटा। ओके, तो मेनली इसका यही काम है, इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट बेस्ड ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्वालिटी रेगुलेशन एंड मार्केट लिंकेज। ठीक है, तो मार्केट लिंकेज, क्वालिटी रेगुलेशन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट, इन तीनों के रूप में इसी सहयोग करेगा। ठीक है, पैकेजिंग में ध्यान भी देता है कि अच्छी पैकेजिंग भी है कि नहीं। ठीक है, इसके क्वालिटी चेक जो मैंने बताया, क्वालिटी रेगुलेशन, इन सब ओवरऑल डेवलपमेंट में एपेटा ये काम करता है। ब्रिक्स इज चैलेंजिंग स्विफ्ट। ठीक है, ब्रिक्स चैलेंजिंग स्विफ्ट, मेनली बात क्या है सर कि ब्रिक्स ने अपना एक पेमेंट सिस्टम लाया था, ब्रिक्स पे एक लॉन्च करने की बात हुई थी, कब, कजान में 2024 में, कजान डिक्लेरेशन के तहत। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में आपको पहले बता दूं, ब्रिक्स का जो क्वाइन है ना सर, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, बस ब्रिक का टर्म जिम ओ नील थे, जिम ओ नील, ये इकोनॉमिस्ट थे, गोल्डमैन सैक में काम करते थे। ठीक है, गोल्डमैन सैक के इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने बोला ये 4 देश जो है ना, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये आने वाले समय में एक सुपर इकोनॉमी पावर हाउस बन सकते हैं और इनके अंदर पोटेंशियल काफ़ी है। ये चारों देश ने पहली बार मीटिंग की 2009 में, कहाँ पे, रशिया में। फिर 2010 में सर फिर से मिलते हैं, कहाँ पे, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। एक और देश जुड़ जाता है, साउथ अफ्रीका, जिसका नाम क्या हो जाता है, ब्रिक्स, जो आज के समय ब्रिक्स है। सर ये हर साल मिलते रहे हैं। ठीक है, रोटेशन वाइज, जैसे पहले ब्राज़ील, फिर अगले साल रसिया, फिर अगले साल इंडिया, फिर अगले साल चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राज़ील। तो इसका रोटेशन इसी तरीके से ब्रिक्स के जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से होता है। ओके, तो इन्होंने 2024 में फिर ये लोग मिलते हैं, सॉरी 2014 में
फिर मिलते हैं। फोर्टजिला एक जगह है सर, कहाँ पे, ब्राज़ील में। तो मैं बोलता हम लोग क्यों ना एक ऐसा बैंक बनाए जो IMF को टक्कर दे सके, IMF के अल्टरनेट में। ठीक है, बोला हाँ ठीक, बनाया जाए। तो क्या बनता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, ठीक है, इसी में आता है CRA। ये ब्रिक्स ने जो स्टेप्स लिए उस समय, मेनली होता क्या कि जो स्विफ्ट, अब क्या होगा ब्रिक्स, ये मैंने ब्रिक्स के बारे में आपको बता दिया। ब्रिक्स ने ही 2024 में बोला कि ये ब्रिक पे ले आएंगे। ब्रिक पे क्या, मैं आपको बताता हूँ, ब्रिक्स पे लाएंगे जो कि स्विफ्ट को चैलेंज करेगा। ठीक है, स्विफ्ट क्या है, जो मैंने आपको अभी बताया वीडियो की शुरुआत में, स्विफ्ट एक ग्लोबल मैसेजिंग का काम करता है। सिर्फ मैसेजिंग का काम करता है, ये कोई पैसा जा भेजता लेता नहीं है, सिर्फ मैसेजिंग का काम करता है, बैंक टू बैंक। अगर आप यही मैसेजिंग भी बंद कर दो तो क्या बैंक वाले कैसे एक दूसरे से बात कर पाएंगे, मतलब मिल तो लेंगे ही फ़ोन करके, लेकिन इस तरीके से कि किसको रुपए कितना देना, किसका, अब बैंक का ट्रांजेक्शन कैसे होता है। बैंक, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई एक ग्राहक है SBI का, ठीक है, एक कोई आदमी है ICICI बैंक का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, SBI वाले ने, जो SBI का एक आदमी है, इसको यहाँ इस वाले आदमी को B, मान लीजिए B है, ये A ने B को 10 रुपये भेजा, अगली बार B ने इसको 20 रुपये भेज दिया। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब टोटल SBI को ICICI ने कहा सर आपने 10 भेजा था, हमारे पास 20 आना था, तो हम आपको टोटल कितना देंगे। ICICI ने बोला सर हम आपको टोटल 10 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, बोला हाँ क्योंकि आपने ये इसका जो आप निकालेंगे नेट क्या 10 रुपये दे रहा है ICICI, इनको दे रहा है। तो आखिरी में जाके सिर्फ ICICI महीने के आखिरी में या हफ्ते में कभी 10 रुपये कैश जो भी है SBI को दे देगा। लेकिन जो ये मैसेजिंग हुई है, ये कैसे ये होगा, ये स्विफ्ट के थ्रू होता था। ये ग्लोबली स्विफ्ट के थ्रू होता था। लेकिन अब स्विफ्ट का चैलेंजिंग यही है ना कि कभी अगर आप US की बात नहीं मानोगे, ठीक है, US की बात नहीं मानोगे, यूरोप की बातें नहीं मानोगे, ठीक है, तो ये सब देश सैंक्शंस लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। स्विफ्ट का मामला क्या हो जाएगा सर, स्विफ्ट का मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे में सभी देशों ने कहा भाई कुछ अपना अलग करते हैं, तो ब्रिक पे आया। ये मेनली आपको पता है, जैसे इंडिया का UPI है, ठीक है, इंडिया का UPI है, चाइना का सिप्स है, ठीक है, चाइना का सिप्स है, रसिया का SPFS, ये सब अपने अपने देशों का वो पेमेंट सिस्टम है। तो ये इन तीनों को इंटर ऑपरेबल बना दिया जाएगा, इंटर ऑपरेबल बना दिया जाएगा। मतलब कि हम जो भी UPI से पेमेंट करें, चाहे चाइना इससे करे चाहे रसिया इससे करे, ये सब एक तरीके से काम करेगा ब्रिक्स पे के। ठीक है, ब्रिक्स पे, जैसे भारत पे नहीं होता, भारत पे आप देखते हो, उस भारत पे ने क्या किया सर, भारत पे ने क्या किया, भारत पे क्या है, ठीक है, तो ये भारत पे तो मान लो एक प्राइवेट है, तो भारत पे ने क्या किया सर कि चाहे आप पेटीएम से करो, ठीक है, चाहे आप इसे भीम ऐप से करो, चाहे गूगल पे से करो, पहुंचेगा एक ही जगह खाते में। ठीक है, इसको इंटर ऑपरेबिलिटी कहते हैं, इंटर ऑपरेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो यही काम ब्रिक्स पे करेगा। इससे क्या हुआ आपको पता ही है कि इस बार एक बार ट्रम्प साहब ने कहा था कि अगर डॉलराइजेशन की तरफ आप बढ़ेंगे, ठीक है, डॉलराइजेशन की तरफ आप बढ़ेंगे तो मैं आपको 100% टैरिफ लगा दूंगा। किसके ऊपर, ब्रिक्स नेशन पे। ठीक है, लेकिन तो खैर अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, डॉलराइजेशन की बात तो अभी ऑफिशियली ऐसा हुआ नहीं है कुछ। एक आपको पता है एक टोकन, मतलब कि सिंबॉलिक करेंसी भी निकाल दी गई थी, पांचों ब्रिक्स देशों को लेकर सिंबॉलिक करेंसी थी। ठीक है, जो डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं देश, ये पेमेंट सिस्टम बेसिकली आपस में पेमेंट करने के लिए देश करेंगे, ब्रिक्स पेमेंट। अच्छा, इसमें चैलेंजेस, अच्छा ये ब्रिक्स पेमेंट ये डिसेंट्रलाइज्ड होगा, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड होगा, मल्टी करेंसी सपोर्ट कर रहा है, ये मल्टी करेंसी सपोर्ट कर रहा है। ओके, ठीक, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है, इंडिया कहता है मेरा आगे बढ़ाओ, चाइना कहता है मेरा वाला आगे बढ़ाओ, रसिया कहता है मेरा वाला आगे बढ़ाओ। ठीक है, क्या पेमेंट सिस्टम अपना, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है। और इंडिया चाइना के जो मैक्सिमम इश्यूज हैं, मैं चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ, काफ़ी चैलेंजेस तो हैं ही। ब्रिक्स भले ग्लोबली चैलेंज करे, एक UN का अल्टरनेटिव बने,
लेकिन जो इसके आपस के देश हैं जैसे इंडिया, चाइना, चाइना का रसिया से थोड़ा बहुत भी मनमुटाव रहता है। तो जब तक सबसे बड़े देश तो ये दो हैं, इंडिया और चाइना, जब तक इनका मामला नहीं सुलझेगा ना सर, कुछ होने वाला नहीं है। आप ब्रिक्स कोई भी टक्कर ऐसे देना इतना आसान बात नहीं है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ये कहाँ पे हुआ सर? आपको पता है कि इस बार बहुत काफ़ी सालों बाद हुआ है। कहाँ पे? कतर में, ठीक है, कतर में। क्यों हुआ? जो बेसिकली ये समिट का तीन जो 3 पिलर्स जो इसका था होने का, मेन कारण क्या था इसका होने का? पॉवर्टी इराडिकेशन, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ओके। और जो आपके गोल्स हैं सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, सोशल इंक्लूजन कर दीजिए, सोशल इंक्लूजन कर दीजिए या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, वैसे दोनों अलग चीज़ है। मेनली सोशल इंक्लूजन या फिर इन तीनों के लिए एक सब ले इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ। अच्छा, ये सेकंड था। जो फर्स्ट डेवलपमेंट समिट हुआ था, सोशल डेवलपमेंट समिट, ये कब हुआ था सर? ये 1995 में हुआ था। कहाँ पे? डेनमार्क में, ओके। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, यहीं पे हुआ था। कब? 1995 में, ठीक है। तो पावर्टी हटाना है, टारगेट क्या? पावर्टी कम करो, डिसेंट वर्क दो लोगों को, बढ़िया से डिसेंट काम दे दो, और सोशल इंक्लूजन जो मैंने आपको बताया, ठीक है, विथ अलाइंड, जो ये गोल होगा ये अलाइंड होगा किसके? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूएन विच हैव टू अचीव बाय 2030, ठीक है, 2030 तक इसको अचीव करना है, ओके। आपको पता है 3 पिलर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, मैंने आपको बता ही दिया। 3 पिलर ऑफ सोशल डेवलपमेंट जो ये था, पॉवर्टी इराडिकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल इंक्लूजन, ठीक है। और बहुत से इन समिट में बहुत से ऐसे नए नए वो लिए गए, इनिशिएटिव लिए गए। नीति आयोग ने भी अपना कैसे एसएचजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसके जो मॉडल्स हैं इसको पेश किया। साथ में साथ नेशनल एनसीएस, नेशनल कैरियर सर्विसेज, ठीक है, इसका भी मॉडल पेश किया सरकार ने। तो ये हमको ही समझ में आता है कि किस तरीके से जो ये समिट होते रहते हैं ना, ये कतर में हुआ था, ये लोगों को एक जागरूक करने के लिए, हाँ, समय समय पे जागरूक करने के लिए कि आपको लोगों के लिए कैसे काम करना है, ओके। तो उसके लिए होते रहते हैं। बेसिकली इसमें जो कुछ भी मैंने आपको डेटा दिया ना, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो और दोबारा इसको सुन लीजिए आप, ठीक है। अंत में मैं वीक के अंत में मैं इसका एक वो लेके आऊँगा, कंपाइलेशन कर दूंगा, इस सारे वीडियोज़ को कंपाइलेशन कर दूंगा वीकली करंट अफेयर के नाम पे, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।